रीबर्थ ऑफ माई डेमन प्रोफेसर एपिसोड 22। ये सुनते हैं दानिया आंखों में देखकर अपनी होठों पर एक जबरदस्त मुस्कुराहट लिए, क्योंकि कुछ चीजों को समझने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वो मुझे खुद भी हैंडल करना चाहिए। अब हर किसी को तो मदद ले नहीं सकती, और मैं लॉयर भी तो बनी हूं इसके लिए कि मैं अपने लिए भी कुछ चीज करूं। धनुष उसकी कमर को सहलाते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखकर, बहुत जल्दी ही अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया तुमने। और सोच कहाँ तुमने कुछ चीज है जो तुम्हें मुझसे छुपा कर रखनी चाहिए। क्या पता मुझे पता चले और मैं कुछ करूं, उसके बदले छुपाना भी एक अलग ही काला है, जो छुपा कर बाहर निकले और फिर सामने वाला हैरान हो जाए। वैसे तुम्हारी नीली आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि इनमें गहरे राज छुपे हुए हैं। धनुष ने दानिया की नीली आंखों में गहराई से झांकते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी आवाज को थोड़ा और गंभीर कर लिया। तो तुमने क्या सोच रखा है वाइफी? ये जो बातें तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन्हें जानने के लायक नहीं हूं? क्या तुम समझती हो कि ये छोटे छोटे राज मुझसे बचा कर रखोगी? क्योंकि मुझे तो लगता है छुपाने की असली मजा तब है जब वो सच सामने आए और सामने वाला चौंक जाए। दानिया कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ तैरने लगे। उसके होठों पर हल्की सी हंसी आई, मगर वह चुप रही। उसकी खामोशी में एक अजीब सा जादू था, जैसे वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह रही हो। धनुष ने उसे और करीब खींचा, उसकी कमर पर अपनी उंगलियों से हल्का सा दबाव डाला और अपनी आवाज को और गहरी करते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में गहरे राज छुपे हुए हैं और मुझे वो जानने का हक है। अब या तो तुम खुद बताओगी या फिर मैं अपने तरीके से निकालूंगा, पर सोच लो, छुपाने की कीमत हमेशा बड़ी होती है। दानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी सांस ली, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाए। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं और माहौल में एक अलग ही किस्म का तनाव भर गया। धनुष ने धीरे से उसका चेहरा अपनी उंगलियों से उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है दानिया। जितना वक्त तुम्हारे पास है उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। दानिया ने उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उस वह की आंखों में देखती रही। धनुष उसकी खामोशी से थोड़ा झुंझला गया, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान बरकरार रखते हुए बोला, अरे वाह, अब खामोशियां भी जवाब देने लगी हैं क्या? या फिर तुम ये सोच रही हो कि मैं खुद ही समझ लूंगा तुम्हारे दिल की बात? उसने थोड़ा झुककर उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे खेल समझता हूं। तुम जितना भी छुपाओगी, मैं उतना ही और जानने की कोशिश करूंगा। दानिया ने उसकी बात पर हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कुछ कहने का मन हो, लेकिन शब्द फिर से उसके होठों तक नहीं आ पाए। उसकी नीली आंखों में रहस्यों का सागर था, जिसे धनुष जैसे पी जाना चाहता था। धनुष ने फिर से उसकी कमर को कसते हुए उसे और करीब खींचा। इतनी चुप क्यों हो? डर है कहीं तुमसे कुछ ऐसा न निकल जाए जो मुझे और करीब ले आए? या फिर तुमने सच में सोच रखा है कि मैं हार मान लूंगा? दानिया ने हल्के से उसकी गर्दन की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में वापस लौटते हुए बोली, तुम्हारे सवाल बहुत तेज है मिस्टर हस्बैंड, लेकिन जवाब हमेशा आसान नहीं होते। कुछ चीजें वक्त के साथ खुलती हैं। वैसे भी हर राज तुम्हारे लिए नहीं होता, कुछ बातें सिर्फ खुद के लिए होती है। धनुष उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराया, अच्छा, खुद के लिए, तो क्या मैं अब तुमसे दूर खड़ा हूं? उसने उसकी थोड़ी को हल्के से पकड़ा और बोला, तुम्हारी इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं? दानिया ने उसकी उंगलियों को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, कभी कभी अपनी दुनिया में भी कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे होते हैं, और तुम वो हिस्सा नहीं हो मिस्टर। धनुष ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, देखो वाइफी, मुझे ये बातें समझ आती है, लेकिन एक बात याद रखना, छुपाने का मजा तभी तक है जब तक वो सामने नहीं आता, और जब सामने आएगा तो मैं देखूंगा कि ये तुम्हारा राज है या हमारा खेल। उसकी इस बात के बाद दानिया कुछ पल चुप रही। कार के अंदर अब सन्नाटा था और बाहर की हल्की बारिश की आवाज इस पल को और भी गहरा बना रही थी। धनुष ने अपना हाथ धीरे से उसकी थाई पर रखा, उसकी स्किन की गर्माहट महसूस करते हुए, और बोला, तो वाइफी, ये खेल कब तक चलेगा? दानिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब हल्की सी नरमी थी। तुम्हें इंतजार करना होगा मिस्टर, हर खेल का एक अंत होता है, और शायद ये खेल तुमसे भी बड़ा है। धनुष ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और उसकी आंखों में वही पुराना मिस्ट्री फिर से लौट आया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। दानिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्के से सिर हिलाया और फिर दोनों के बीच खामोशी पसर गई।
लेकिन इस बार वो खामोशी कुछ ज्यादा गहरी थी। धनुष की उंगलियां अब भी दानिया की जांघ पर टिकी थीं, उसकी छुअन हल्की थी, पर उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उसे और करीब खींचते हुए धीमे से बुदबुदाया, वाइफी, तुम समझती हो कि तुम्हारी खामोशी मुझे रोक सकती है? तुम्हारे जवाब चाहे जितने भी उलझे हुए हों, मैं हर गुत्थी सुलझा लूंगा। और वैसे भी, ये खेल तुमसे शुरू हुआ है, इसका अंत भी तुम्हारे साथ ही होगा। दानिया की नजरें उसकी आंखों से हटकर कार की खिड़की की तरफ चली गईं, जहां बारिश की बूंदें धीरे धीरे बह रही थीं। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हारे सवाल हर बार और मुश्किल हो जाते हैं, धनुष। लेकिन कभी कभी सवालों का जवाब चुप्पी होती है, और वो चुप्पी भी कई बार सबसे बड़ा जवाब होती है। धनुष ने हल्का सा हंसते हुए उसकी बात का जवाब दिया, चुप्पी? तुम ये भूल रही हो कि मैं वो इंसान हूं जो हर चुप्पी में छिपी आवाज को सुन सकता है। तुम्हारी ये चुप्पी भी एक दिन तुम्हारे सबसे बड़े राज की तरह टूटेगी, और उस दिन तुम चाहो भी तो खुद को मुझसे दूर नहीं रख पाओगी। दानिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा तूफान था, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर खुद को रोक रही हो। धनुष, हर चीज को हमेशा जवाब की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें बस वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। और जहां तक मेरे राज की बात है, उसने थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए कहा, शायद वो तुम्हारे सवालों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। धनुष ने उसकी मुस्कान को देखते हुए धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसकी नर्म स्किन को छूते हुए बोला, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन ये गहराई ही तो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम जितना मुझे दूर करना चाहती हो, मैं उतना ही और करीब आना चाहता हूँ। कार के अंदर अब एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ उनकी धीमी सांसों की आवाज थी। धनुष ने धीरे धीरे दानिया के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, चलो, एक और सवाल। ये जो तुम्हारी आंखों में रहस्य छिपे हुए हैं, क्या कभी तुम खुद भी उनसे डरती हो, या फिर तुम्हें इस खेल में मजा आता है? दानिया ने गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में देखा और फिर हल्के से मुस्कुराई, शायद दोनों ही। कभी कभी अपने ही राज हमें डराते हैं, और कभी कभी उनका सामना करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन एक बात तो तय है, मिस्टर, मैं इस खेल को खत्म नहीं होने दूंगी, जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगी। धनुष ने उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, तो फिर खेल जारी रहेगा, और जब तक ये चलता रहेगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, हर कदम, हर मोड़ पर। दोनों के बीच एक पल के लिए एक गहरी खामोशी फिर से छा गई, लेकिन इस बार उस खामोशी में एक नया एहसास था, जैसे ये खेल अब और भी रोमांचक हो गया हो। दोनों से अपनी नजरें तिरछी करके उसे देखा है, और दोनों में कलर भी तनाव था। कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। बिल्डिंग के सामने धनुष रोक देता है। अपनी मर्सिडीज को जहां से दानिया अब जा चुकी है, वो उसे जाते हुए देख कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। खामोश होकर उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उसे जाते हुए देख रही थी। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। वो कॉल कॉटन करता है, तो सामने से मौर्य का कॉल था, जिसे देखकर वो कॉल को अटेंड करके अपनी गहरी आवाज में, लगता है तुम्हें मेरे सिवा कोई और काम करने के लिए मिलता ही नहीं है, जो हर वक्त मुझे परेशान करने के लिए कॉल करते हैं। अब बोलो, अब कौन सा काम आ गया तुम्हें जो मुझे परेशान करने के लिए तुमने मुझे कॉल किया है? मौर्य उसकी इरिटेटिंग भरी आवाज को सुन रहा था, जिसे सुनकर वो मुस्कुराते हुए, लगता है शादी का मजा करने से पहले हैं तुम उसे चख रहे हो। अच्छा है, शादी के बाद तुम्हें पता तो चल जाएगा कि इंसान कितना अपना कंट्रोल को सहना पड़ता है। वह अपने कंट्रोल को अपने हाथों से जाने नहीं देता है। वैसे तुम्हारा आवाज में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे गुस्सा भरा पड़ा है? अगर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी ज्यादा गुस्से में हो? धनुष ये सुनता है तो कुछ पल के खामोशी के बाद, इसका जवाब में ना दूं तो अब ये बताइए कि आपने मुझे कॉल करके क्यों परेशान किया है? आखिर ऐसा कौन सा काम आ गया था जो मेरे सुबह होने नहीं वाला था? धनुष की बात को सुनकर मौर्य अपनी शांत आवाज में, दरअसल हमारे जो पिछले सेट का गेट है, वहां पर 2 लाशें मिले हैं। किसकी है इसका अंदाजा नहीं लग पा रहे हैं, पर जहां तक उन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें घबराना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि मैं आ गया हूं, पर समझ नहीं आ रहा है वो कौन है। वैसे तो घर में किसी को इस बारे में दादाजी के अलावा, क्योंकि पापा तो बाहर गए हैं, अब क्या करना चाहिए? धनुष ये सुनता है तो अनगड़ाई लेते हुए, अब आया है तो उसे रोक तो नहीं सकते। आने दो, सिक्योरिटी तो तुम्हें पता है कितनी अच्छी है। वो अपना कदम अंदर नहीं रख सकता, तो बाहर से ही डरने की कोशिश कर रहा है। डर इंसान के अंदर खोखला बनाने शुरू कर देता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, नजर रखनी है या बस अपने आप को घबरा कर कोने में छुपा कर रखना।
धनुष ये सुनता है तो अंगड़ाई लेते हुए, अब आया है तो उसे रोक तो नहीं सकते। आने दो, सिक्योरिटी तो तुम्हें पता है कितनी अच्छी है। वो अपना कदम अंदर नहीं रख सकता तो बाहर से ही डरने की कोशिश कर रहा है। डर इंसान के अंदर खोखला बनाने शुरू कर देता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, नजर रखनी है या बस अपने आप को घबरा कर कोने में छुपा कर रखना। धनुष की इतनी ज्यादा हाश बातों को सुनकर मौर्य अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब सुनकर परेशान हो जाऊंगा? तुम पैलेस में आ जाते तो अच्छा होता कि समय पैलेस में तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम हो जिसे आना मंजूर नहीं है। एक फैमिली बनकर रहने में तुम्हें दिक्कत क्या है? अभी तो सब कुछ ठीक होने लगा है। इतना बड़ा पैलेस हम लोगों ने लिया है, क्यों है? इसके लिए तो नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से अलग अलग जगह पर रहे। धनुष अलसी हुई आवाज में, मुझे लगा था कि बस इतनी ही बात करनी है, पर इस घर पहले इसलिए सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अकेला रहना ही पसंद करता हूँ और यह मेरी सोच है। और जहां तक पैलेस की बात है तो इतने बड़े पैलेस में रहकर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए छोटी सी जगह बहुत काफी है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौर्य अपने होठों पर मुस्कुराहट के साथ, परेशान तुम्हें हर वक्त रहूंगा चाहे ये तुम ना कहो। मुझे बता सकते हो कि इस समय तुम कहाँ हो? क्या तुम उसे लड़की के साथ हो? आई मीन होने वाली बीवी के साथ। सच में ये तो बहुत ज्यादा परेशानी भरी बात है। जो शख्स कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है, वो आजकल एक लड़की के पीछे, वह भी उसके कॉलेज के स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट, क्यों सही कहना? फ्यूचर में तुम्हें पता है ना इससे क्या इफेक्ट होगा उसे पर? धनुष अपनी गहरी आवाज में, इफेक्ट चाहे जो भी है, साइड इफेक्ट में उन पर दे दूंगा। अब इतना सोचने से अच्छा है कि आप शांति से अपने मन को शांत कीजिए, वही आपके लिए बहुत जरूरी। इतना कहकर पहुंचने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर मौर्य कुछ सोचते हुए, आगे का तुमने कुछ सोचा है? क्या करने वाले हो? क्योंकि अब वक्त बहुत कम होने लगा है, संभाल कर रहा है। जहां तक मैंने सुना है माहौल भी खराब हो रहा है। धनुष बड़ी बेफिक्र के साथ, अगर माहौल इतना ही खराब हो रहा है तो उसे संभालने के लिए बहुत लोग हैं। मैं क्यों परेशान होने लगा? और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हैंडल कर लेंगे। मेरा काम नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत तो आपको ही है। नजरें आप पर आने लगी है लोगों की। जलन तो पता ही है, हद से ज्यादा बढ़ जाने के बाद वह क्या क्या करवाती है लोगों से। धनुष अपनी बात पूरी करके कॉल को कट कर देता है और वहां से वो चला जाता है। वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे आदित्य रॉय मिलता है, जो धनुष को ही देख रहा था। धनुष बेफिक्रे के साथ करता है जैसे वो वहां पर है ही नहीं। आदित्य धनुष की तरफ देखकर, मुझे लगाया था मैंने आपका चेहरा कहीं तो देखा है। वैसे आप एक एडवोकेट हैं। धनुष राजवंशी, क्यों सही कहा ना? यही नाम है ना? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? धनुष जो लेफ्ट में अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए खड़ा था। आदित्य अपना चेहरा का मास्क निकालकर उसकी तरफ देखते हुए, वह दरअसल एक स्कैंडल के रिलेटेड मेरी डिटेल पब्लिक के लिए आ गई है और अब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे गलत साबित कर रहे हैं, पर मैंने कुछ भी नहीं किया था उसे लड़की के साथ। उसे लड़की ने शूटिंग के सीनेस पब्लिक गाली भेज रही है। जो रिहर्सल होती है, उसे वक्त की फोटोज को ऐसा दिखाया है जैसे मैं उसके साथ अब्यूज, हरासमेंट कर रहा हूं। और इस समय मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? धनुष अपनी अलसाई हुई आंखों के साथ उसे देखकर, हो गया तुम्हारा फ्लो आ गया है, तुम जा सकते हो। ऐसे काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सुनकर आदित्य परेशान होते हुए, एक बार तो आप इस बारे में सोच, क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे? आपकी फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना चाहे उतना ले सकती हैं, पर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, पर आपका असिस्टेंट ने इस वक्त कहा कि आपके पास कोई भी फ्री टाइम नहीं है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? धनुष अपनी ठंडी निगाहों के साथ, अगर एक बार मैंने ना कहा ना तो इसका मतलब ना ही होता है। गलती करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। बेवकूफ़ी की तरह हर एक चीज के सामने आने के बाद उसे पर एक्शन लेना, यह इंसान बेवकूफ होती है। और तुम्हें देखकर पता लग रहा है कि तुम कितने ज्यादा केयरलेस हो। धनुष की बात को सुनकर आदित्य अब क्या कहें, वो बस खामोशियों से अपना सर झुकाए हुए वहां से चला जाता है। और वही धनुष अपनी गर्दन को मोड़ते हुए गहरी सांस लेता है और वैसे ही अपने मोबाइल को देखने लगता है। दानिया अपार्टमेंट के अंदर आ चुकी थी। वो अपॉइंटमेंट को देखते हैं, जो पहले से ही क्लीन था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे अपार्टमेंट को क्लीन कर दिया है। वो सोफे पर बैठी हुई थी, तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। वो कॉल को उठती है
तो सामने से प्रदीप और इंदिरा दोनों ही एक साथ मुस्कुराते हुए, कैसा है मेरा बच्चा, याद है हमारे बारे में या वहां पर जाकर भूल गई है? प्रदीप और इंदिरा की आवाज को सुनकर दानिया अपनी होठों पर एक मुस्कुराहट लाती है, उसकी आंखों में चमक आने लगती है। एक लंबी सांस लेकर सोफे पर लेटे हुए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी याद नहीं आ सकती? अब दोनों मेरे लिए सबसे जरूरी है, और आप दोनों को मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप दोनों से बात करना तो चाहती थी, पर आप दोनों ही बहुत ज्यादा बिजी हो। अब मेरे जैसे बच्चे क्या करें? परेशान हो चुकी थी। आखिर आप दोनों जो है मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं थे। ये सुनकर इंदिरा हंसते हुए, मैं तो बात करने के लिए कब से बेकरार हूं तुमसे, पर तुम्हारे अप्पा तो तुम्हें पता है कैसे हैं। हमेशा उनका गुस्सा और काम का फ्रस्ट्रेशन घर पर निकलते हैं। कुछ बोलूं तो मतलब ही नहीं है, बस गुस्से में मुंह फुलाकर देखना शुरू कर देते हैं। तुम ये बताओ कि तुम कहां पर हो, कैसी हो? और तुम्हारे अप्पा ने तो बताया ही है कल हम आने वाले हैं, और कल हम सभी बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। बहुत ज्यादा खुश हूं तुम्हें देखने के लिए। इंदिरा की बात पर हमारी दानिया हंसते हुए, आपको क्या लगता है आपके बिना मैं रह सकती हूँ? और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या आप दोनों ही आ रहे हैं? मुझे आपका हाथों का खाना खाना है, बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। इंदिरा ये सुनकर हंसते हुए, मेरे हाथों का खाना खाना है पर मेरे हाथों का मारा नहीं खाना है। मन कर रहा है 2-3 थप्पड़ आकर तुम्हें वहां पर दे दूं। एक तो तुम कॉल नहीं करती, ऊपर से तुम्हारी स्टडी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इस बार तुम्हारे सेमेस्टर में मार्क्स आए हैं, तुम्हारे एग्जाम थी ना, ये कह रहे थे। दानिया सुनकर कुछ सोचते हुए हैरानी के साथ, सी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी एग्जाम नहीं थी। पर हाँ, मुझे असाइनमेंट मिली थी, और वो असाइनमेंट बहुत ज्यादा गंदी था। समझ नहीं आ रहा है, इस प्रोफेशन को मैं पसंद तो कर लिया है, पर आगे क्या होगा? लोग इतने ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं कि उनके अंदर इंसानियत ही खत्म हो रही है। इंदिरा ये सुन अपनी शांत आवाज में, ये हर किसी के साथ होता है। तुम किसी भी प्रोफेशन में चली जाओ, तुम्हें बुरे लोग तो मिलेंगे, और लॉयर तुम इसके लिए बना रही हो क्योंकि तुम्हें उन अच्छे लोगों के लिए भी तो आगे बढ़ाना है। कुछ बुरे लोग बुरा काम करते हैं और अच्छे को पीछे धकेलने लगते हैं, पर तुम्हें उन सब की आवाज बना है। दानिया ये सुनती है तो अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, मुझे आवाज तो बनी है, पर मुझे आप सभी के पास भी रहना है। आप सभी के साथ रहकर बहुत सारी बातें करनी है। मुझे कभी भी आप दोनों को छोड़कर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आप दोनों के साथ रहकर पूरी जिंदगी खुशी से रहना चाहती हूँ। मेरा छोटा सा सपना है, मैं, आप और अप्पा, हम तीनों ही रहेंगे एक साथ। इंदिरा हंसते हुए, यह इतना आसान थोड़ी है, तुम एक लड़की हो, और आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी होगी। और जब तुम शादी करके किसी के घर जाओगे, तब क्या होगा? तब ये सपना सपना ही रहेगा। और हम तो क्या, हमारा सफर कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा। पर हम दोनों ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जिंदगी बहुत ज्यादा खुशी से भर दे। दानिया ये सुनकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपके दामाद को घर जमाई बनाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए उसे को मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैं तो एक लॉयर हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों, सही कहा ना अप्पा? प्रदीप जो खामोश था वो बस मुस्कुराने लगता है। धनुष वहां पर आ जाता है। धनुष को देखकर दानिया चुप रहने का इशारा करती है, दोनों से उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो अपनी गहरी आवाज में, क्या हुआ, तुम किसी से बात कर रही हो छोटा खरगोश? ये सुनते ही हमारे दानिया की हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे गुस्से में देखने लगती है, और सामने इंदिरा परेशानी भरी आवाज में, तुम एक अकेली हो या तुम्हारे साथ कोई लड़का है? मन किसी लड़के की आवाज सुनी है क्या बच्चों, तुम्हारे साथ कोई लड़का है? ये सुनते ही हमारे दानिया की हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे गुस्से में देखने लगती है, और सामने इंदिरा परेशानी भरी आवाज में, तुम एक अकेली हो या तुम्हारे साथ कोई लड़का है? मन किसी लड़के की आवाज सुनी है क्या बच्चों, तुम्हारे साथ कोई लड़का है? ये सुनकर वो परेशान होने लगती है। वो पैनिक हो रही थी क्योंकि इस समय धनुष जो उसके साइड में था, वो उसे गुस्से में देखते हैं, और फिर अपने होठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए, नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही है। वो मैंने अभी टीवी ऑन कर देना, तो उसमें हीरो और हीरोइन को कुछ बोल रहा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे अपार्टमेंट में कोई लड़का आ सकता है? आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को आने दूंगी? इंदिरा अपना सर हिलाते हुए, ये भी तो सही है, तुम्हारे साथ कोई लड़का तो मुझे नहीं लगता हो सकता है। मुझे तो उसके लिए बुरा लग रहा है जो तुम्हारे साथ शादी करेगा। वैसे भी मेरी बच्ची ना बहुत ज्यादा तेज है, और दिमाग इतना ज्यादा तेज है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं।
मुझे किसी लड़के के साथ रहने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो दया आ रही है उसके लिए। फिलहाल तो मैं कॉल रख रही हूँ। खाना खा लेना क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है। मैं कल आ जाऊंगी, तुम्हें कॉल कर दूंगी, तब हम दोनों को लेने के लिए आ जाना। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देती है और वही इंदिरा की बात को सुनकर वह भी कुछ कहती नहीं है और कॉल को कट कर देती है। कॉल कट होते हैं हमारी दानिया उसे जानलेवा नजरों से देखने लगती है। धनुष उसे बड़ी मासूमियत बड़ी नजरों के साथ देख रहा था, पर वो थी जो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देखते हुए, आखिर तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हें बोल रही हूं मैं कॉल पर बात करूं, खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, फिर भी तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं डिस्टर्ब ना करूं। इस क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, पर नहीं, तुम्हें तो बस मुझे परेशान करना है। पता है कितनी बड़ी मुसीबत में फांसी जा रही हूं मैं, पर तुम्हें कौन बताया? तुम्हें बताने का कोई फायदा भी होगा? फायदा तो वो छोड़ो, मतलब मैं क्या ही को तुम्हें, तुम बस अपने दिमाग के सोचो, एक लॉयर हो, तुम्हें पता नहीं है इसके सामने वाला क्या कर रहा होगा, उसे वक्त क्या करना चाहिए? तुम्हारा दिमाग कहां पर चला जाता है? घास खाने चला जाता है, जो परेशान करने के लिए मुझे आ जाता है। जब देखो तब मेरे सर पर ऐसे नाचते बैठे हो। तुम थोड़ी तो राहत के साथ दे दो, यहां पर परेशानी मेरी बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम लेने दे रही है, और तुम हो जो उसे और बढ़ा रहे हो। अगर मन को डाउट हो जाता तो मैं क्या करती? और मुझे इतनी गारंटी है कि अप्पा ने कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब साफ है कि उनके बंद में कोई ना कोई तो ख्याल आ रहा होगा, पर भगवान ही जाने में तुम्हारे सामने अपना सर क्यों छोड़ रही है? इतना कहकर वो उसके पर तकिया मारकर गुस्से में चली जाती है। और धनुष अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए खुद से ही, शादी के बाद किसी ने सच कहा है, प्यार कम हो जाता है क्योंकि बीवी अपने असली रूप दिखाने लगती है। शादी से पहले कैसी थी और शादी के बाद देखा जंगली शेरनी बनी है, जो दहाड़ करने के लिए तैयार है। और गुस्सा तो उसके नाक पर ऐसा है जैसे काम होने का नाम नहीं दे रही है। आप तो क्या, शादी मैंने करती पूरी जिंदगी इसे संभालना होगा। मुझे लगा था कि पूरी जिंदगी रोमांस करूंगा, पर यहाँ रोमांस के बदले मुझे गालियां बहुत अच्छी तरह से देने लगी है मेरी बीवी। इतना कहकर वो अपनी आंखों को बंद करके अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है वॉशरूम में। वॉशरूम से बाहर आकर वह देखने लगता है कि उसकी बीवी तो गायब हो गई है। वो चारों तरफ ढूंढने लगता है, तभी उसे बालकनी में आवाज सुनाई देती है, जहां वो चला जाता है। बालकनी में आकर वह देखता है तो वहां पर दानिया हेलो को पानी दे रही थी और साथ में सामने का नजारा भी देख रही थी। आखिर बालकनी में खड़े होकर खूबसूरत नजर जो देखने को उसे मिल रहा था, यह न जाना उसे सुकून दे रहा था। वहीं पर बैठी हुई सामने देख रही थी, तभी पीछे से आ जाता है धनुष। वो उसे अपनी बाहों में भरकर, इस खूबसूरत नजारे से ज्यादा तो मैं खूबसूरत हूँ। तुम्हारी नजरें मुझ पर तो कभी नहीं टिकती है जितनी इस नजारे पर टिक रही है। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? क्या मेरी तरफ देखना है तुम्हें पसंद नहीं है? ये सुनते ही वो अपने होठों पर मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए, अगर सच कहूं तो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुमसे तो खूबसूरत यह नजारा है, आंखों को शांति देता है, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मुसीबत का पहाड़ मैंने अपने कंधों पर रखकर वो उसे आगे बढ़ा रही हूं। इसके अलावा तुम्हें कोई सुझाता है? अब खाना बना, मुझे भूख लगी है। तुम तो खाना बनाते बहुत अच्छी तरह से, और मेरे हाथ का खाना तो तुम्हारे गले से जाता नहीं है। अब शादी किए हैं ना, तो शादी के बाद तुम्हें जिंदगी तो मिलनी चाहिए ना? इतना कहकर वो अपने हाथों में जो झाड़ू थी उसे लेते हुए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम कौन हो कौन नहीं, आप मेरे पति बन गए हो। दुनिया के सामने तुम कोई भी हो, पर मेरे सामने मेरे पति हो। और मेरा पति अगर मेरी बात ना माने तो ये झड़ी देख लेना। और मैं धमकी देने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं, झाड़ू से मारना शुरू कर दूंगी। बड़ा आया मुझे परेशान करने वाला, खुद तो मजे से जिंदगी जी रहा है और मुझे परेशान करेगी, यह तो नहीं होगा पतिदेव इस जन्म में। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और वही उसकी बातों को सुनकर धनुष अपने सर को हिलाते हुए, ये लड़की तो सच में अब तो बहुत ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है। उम्मीद नहीं थी यह ऐसी भी बनेगी, और इसका एटीट्यूड तो चेंज हो गया है। अब ये लग रही है धनुष की बीवी संभालना मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। ऐसे वो खुद से ही इतना बातें करता है, तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। वो कॉल को अटेंड करता है तो सामने से प्रधान अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, लगता है जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। तुम्हारी नैनीताल में तुमने भेजी तो दिया है, पर तुम्हारी उन चीजों से कोई फायदा नहीं हुआ है।
जहां पर मैं हूं वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे पता लगा सकूं कि वहां पर कोई गया है। तुमने जानबूझकर मेरा वक्त खराब कर दिया। क्या तुम्हें सच में मेरे हाथों से मारना का इतना शौक नहीं है? इतनी जल्दी मुझे मरना नहीं है। तुम्हारे अंदर तो घमंड था मेरे हाथों से मरने का, और अब वह घमंड कहां पर गया? क्या वह डर गया? धनुष को मैं जानता हूं, वो डरने वालों में से नहीं था, पर लगता है अब वो डरने लगा है। धनुष ये सुनकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, क्या सच में ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे डरने की जरूरत है। डरना चाहिए, खौफ तो तुम्हें होता है। मुझे इसी वजह से इतने सालों से अंधेरे में छुपे बैठे थे। नैनीताल में देखा तो वहां की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है मैंने। देख लो कोई बिछड़ हुआ साथी मिल जाए और तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा सा सुधार दे। वैसे भी कितना दर्द को सहोगे, आज नहीं तो कर जिंदगी में खुशी तो आनी चाहिए। अब जैसे भी हो तुमसे एक रिश्ता बन गया है मेरा, और अब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा नहीं तो किसके बारे में सोचूंगा? प्रधान ये सुनते हुए, हाँ सही कहा, हमारे रिश्ता तो बहुत गहरा है। दुश्मनी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वह टूटा कहाँ पर है, इसे संभाल कर रखना जरूरी है। नहीं तो तुम्हारे जैसा दुश्मन मुझे कहाँ मिलेगा? वैसे नैनीताल में तुमने इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा है तो जरूर आया हूं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, उन्हें देख कर ही जाऊंगा। आखिर इस जगह पर यादें बहुत है मेरी, और उन यादों को फिर से जीने का मौका जो मिल रहा है। पर क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने इसके बारे बताया था वह जिंदा है? यहाँ पर हर तरफ उसके मरने की खबर फैली हुई है। धनुष ये सुनते ही बड़ी अजीब तरह से, इतनी जल्दी मर गया कि पॉसिबल कैसे हो सकता है? गलत खबरें तुम तक पहुंचने लगे हैं, संभाल कर हर एक पर को डाल देना। क्या पता गलती से किसी गड्ढे में गिर गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाथ पैर टूटने नहीं चाहिए, नहीं तो मूड खराब हो जाएगा तुम्हारे साथ दुश्मनी करने में। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है, और खुद से ही मुझे उम्मीद ही थी। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा ही सकते हो। आखिर ऐसा क्या क्या छुपा कर रखा है तुमने जो किसी के सामने है नहीं? बहुत ज्यादा एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, पर वो एटीट्यूड और वो कॉन्फिडेंस तो बहुत जल्दी ही तुमसे दूर होगा। आखिर मेरे सामने कोई और बदमाश कैसे हो सकता है? बदमाशी तो मैं ही कर सकता हूँ। वैसे यह नैनीताल में नहीं है, इसका मतलब जगह चेंज कर दिए है। और क्या पता ये यहाँ पर आया है तो जरूर वो मुंबई तो आया ही होगा, और मुंबई आने का मतलब शेर की गुफा में हाथ डालना होगा, उसके लिए रास्ता भी नहीं है उसके पास। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है, और खुद से ही मुझे उम्मीद ही थी। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा ही सकते हो। आखिर ऐसा क्या क्या छुपा कर रखा है तुमने जो किसी के सामने है नहीं? बहुत ज्यादा एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, पर वो एटीट्यूड और वो कॉन्फिडेंस तो बहुत जल्दी ही तुमसे दूर होगा। आखिर मेरे सामने कोई और बदमाश कैसे हो सकता है? बदमाशी तो मैं ही कर सकता हूँ। वैसे यह नैनीताल में नहीं है, इसका मतलब जगह चेंज कर दिए है। और क्या पता ये यहाँ पर आया है तो जरूर वो मुंबई तो आया ही होगा, और मुंबई आने का मतलब शेर की गुफा में हाथ डालना होगा, उसके लिए रास्ता भी नहीं है उसके पास। ये सोचते हुए वो सामने देखने लगता है। उसके चेहरे से ही पता लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, और वो वहां से अपने मोबाइल को लिए किचन की तरफ चला जाता है। वो सोफे पर बैठी हुई अपनी बीवी को देखा है। उसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसके चेहरे पर जो गुस्सा था, पर उसकी नजरें उसकी तरफ बार बार आ रही थी। वो दूर करने की कोशिश करने लगी थी। उसे ऐसे देखकर वो अपना कर हिलाते हुए वहां से चला जाता है किचन की तरफ। प्रधान अब भी उस पहाड़ी पर खड़ा है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही है। वो सामने खाई की गहराई में देख रहा है, जैसे कि वहां कोई जवाब छुपा हो। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस एक अजीब सा मुस्कान है। तभी पीछे से आर्या गुस्से में आती है। आर्या कड़क आवाज में, तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है ना? प्रधान, मुझे फंसाने का प्लान था ये सब। तुम मुझे सिर्फ परेशान करना चाहते थे ताकि मैं कमजोर पड़ जाऊं, लेकिन तुमसे बड़ी गलती हुई है। मैं वो कांटा हूं जो न तुम्हारे गले से निकलेगा, न तुम्हें चैन से रहने देगा। प्रधान उसकी बातें सुनते हुए भी अपनी नजरें सामने की खाई से नहीं हटाता। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है, जैसे आर्या के गुस्से ने उसे और मजा दिया हो। प्रधान धीरे से उसकी ओर बिना देखे, तुम्हारी यही फितरत है आर्या, हर चीज को साजिश मानना। क्या तुम वाकई सोचती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया इसलिए ताकि तुम फंस जाओ? क्या मैं इतना छोटा हूँ? आर्या चिल्लाते हुए देखकर अपने गुस्से को जैसे तैसे करके कंट्रोल। छोटा? तुमसे बड़ा घमंडी मैंने नहीं देखा। तुम्हें लगता है तुम मुझे यूं ही छेड़ते रहोगे और मैं चुपचाप सहन करती रहूंगी?
तुमने मेरी फैमिली को मारा प्रधान, और अब मैं तुम्हें उसी तरह बर्बाद करूंगी जैसे तुमने मेरी जिंदगी तबाह की। अब प्रधान अपनी नजरें सामने से हटाकर आर्या की ओर देखता है, उसकी आंखों में वही ठंडी पर खतरनाक चमक। प्रधान मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हें लगता है बदला लेना तुम्हें सुकून देगा। तुम मुझसे नफरत करती हो, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन कहीं तुम इस नफरत के पीछे खुद को खो तो नहीं रही? आर्या सख्ती से आंखों में देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करके, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मन में शक पैदा करोगे और मैं कमजोर हो जाऊंगी? नहीं प्रधान, मैं कमजोर नहीं हूं और तुम मुझे कभी झुका नहीं पाओगे। प्रधान उसके करीब आता है, उसकी नजरें आर्या की आंखों में गहराई से घुस जाती हैं। वो धीरे धीरे मुस्कुराता है। प्रधान धीमी आवाज में, उकसाते हो, शायद तुम सही हो, तुम इतनी आसानी से नहीं टूटोगी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस नफरत के अलावा और कुछ है हमारे बीच? तुम्हारी आंखों में सिर्फ बदले की आग नहीं है आर्या, कुछ और भी है जो शायद तुम खुद से भी छुपा रही हो। आर्या गुस्से में कांपते हुए, बकवास बंद करो प्रधान, मेरे लिए तुमसे ज्यादा घिनौना इंसान कोई नहीं है। प्रधान उसकी बात पर हल्के से हंसता है और उसके और भी करीब आता है। दोनों के बीच अब मुश्किल से कुछ इंच का ही फासला बचा है। आर्या का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन प्रधान की नजदीकी से उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगता है। प्रधान फुसफुसाते हुए, घिनौना शायद, लेकिन फिर भी तुम मेरे इतने करीब क्यों खड़ी हो आर्या? तुम्हारा दिल तेज क्यों धड़क रहा है? क्या ये सिर्फ नफरत है या कुछ और? आर्या एक पल के लिए खामोश हो जाती है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो जानती थी कि प्रधान उसके दिमाग से खेल रहा है, लेकिन उसकी नजदीकी ने उसे विचलित कर दिया था। प्रधान की आंखों में एक गहरी साजिश थी और आर्या के दिल में उस पल में एक अजीब सा एहसास जग रहा था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। आर्या खुद को संभालते हुए, गुस्से में, मैं तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगी प्रधान, और ये जो खेल तुम खेल रहे हो, मैं इसे पलट दूंगी। प्रधान हंसते हुए, पीछे हटते हुए, मैं तुम्हारी उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं आर्या, लेकिन तब तक इस खेल का मजा लेते हैं। आर्या उसे गुस्से में देखती है, उसकी मुठियां भींच जाती हैं, लेकिन वो प्रधान को कोई और जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। पीछे प्रधान की वही साजिश भरी मुस्कान रहती है। यह इंटेंस मोमेंट दोनों के बीच तनाव को और बढ़ा देता है। जहां एक और आर्या बदले की आग में जल रही है, तो दूसरी ओर प्रधान उसे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश में लगा है। लेकिन दोनों के बीच ये अजीब सा खिंचाव उन्हें अलग नहीं होने देता। आर्या का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह तेजी से प्रधान की ओर बढ़ती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। उनकी नजरें एक बार फिर आपस में टकराती हैं। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था। आर्या गुस्से से कांपती हुई, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की कंपकपी। तुम समझते क्या हो अपने आप को प्रधान? मैं तुम्हारे इन खेलों में फंसने वाली नहीं हूं। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और मैं खुद वो सजा दूंगी। प्रधान मुस्कुराता है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ और भी है। वह धीरे से आर्या की ओर झुकता है, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए। प्रधान धीमी मगर उकसाने वाली आवाज में, तुम्हें क्या लगता है आर्या, कि मैं तुम्हें इतना आसान बना दूंगा? तुम मुझे सजा दोगी, हाँ, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में ये नफरत और ये जुनून दोनों ही है, तब क्या तुम खुद को रोक पाओगी? प्रधान और करीब आता है, उनकी सांसें अब लगभग एक दूसरे से टकरा रही थीं। आर्या का दिल और तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वह अपने गुस्से को संभालने की कोशिश करती है। आर्या गुस्से से, लेकिन उसकी आवाज में हल्की बेचैनी। तुम्हें लगता है तुम मुझे फंसा लोगे प्रधान? मैं जानती हूं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम मुझे कमजोर समझते हो, पर मैं तुम्हारी हर चाल समझती हूं। प्रधान उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसता है। उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है और वह आर्या की ओर एक कदम और बढ़ाता है। अब दोनों के बीच कोई फासला नहीं बचा था। प्रधान फुसफुसाते हुए, उसकी आंखों में डूबते हुए, कमजोर तुम आर्या? नहीं, तुम तो इतनी मजबूत हो कि मुझे और भी करीब खींचती जा रही हो। तुम्हारे गुस्से में भी एक अजीब सी कशिश है, और शायद तुम खुद भी उसे महसूस कर रही हो। आर्या एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसके मन में नफरत थी, लेकिन प्रधान की नजदीकी उसे विचलित कर रही थी। उसकी आंखों में नफरत के साथ एक अजीब सा खिंचाव था, जो उसे समझ नहीं आ रहा था। प्रधान की उंगलियां हल्के से उसके चेहरे के करीब आती हैं, लेकिन वो खुद को रोकती है।
आर्या धमकाते हुए, लेकिन उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी। दूर रहो मुझसे, प्रधान। ये जो खेल तुम खेल रहे हो, मैं इसे पलट दूंगी। तुम मुझे कमजोर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम खुद इसमें फंस जाओगे। प्रधान उसकी आंखों में गहराई से देखता है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे आर्या के गालों के पास आती हैं। आर्या की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। प्रधान, धीरे से, उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी व शायद तुम सही हो, लेकिन ये जो खिंचाव है, आर्या, ये सिर्फ नफरत नहीं है। तुम इसे भी महसूस कर रही हो, है ना? आर्या का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसे प्रधान की नजदीकी से गुस्सा आ रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास भी था, जो उसे खींच रहा था। प्रधान की उंगलियां अब उसके गाल को हल्के से छूती है, और आर्या एक गहरी सांस लेती है, लेकिन पीछे नहीं हटती। आर्या, धीरे से, उसकी आंखों में गुस्से और कंफ्यूजन का मिश्रण। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, प्रधान। प्रधान, उसके चेहरे के करीब झुकते हुए, फुसफुसाते हुए। नफरत, और कुछ और भी। उसके शब्द आर्या के दिल को एक अजीब सी हलचल में डाल देते हैं। उसके गुस्से के पीछे एक खिंचाव था, जो उसे प्रधान की ओर खींच रहा था। दोनों के बीच का फासला अब और भी कम हो जाता है, और एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है। आर्या, हल्के में कांपते हुए, तुम्हें कभी माफ नहीं करोगी। प्रधान, धीरे से मुस्कुराते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए। माफ? मैं तो बस तुम्हें महसूस करने का इंतजार कर रहा हूं, आर्या। ये नफरत, इसे और भी गहरा होने दो। प्रधान का चेहरा अब बहुत ही करीब था, और आर्या का गुस्सा, उसकी नफरत और वो अजीब सा खिंचाव सब मिलकर उसे उस पल में कैद कर रहे थे। दोनों के बीच एक गहरी नफरत के साथ साथ एक अनकहा आकर्षण भी था, जो उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब खींच रहा था। आर्या अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश करती हुई, गुस्से और कंफ्यूजन में। ये सब तुम्हें महंगा पड़ेगा, प्रधान। प्रधान उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मुस्कुराता है, जैसे उसे आर्या की हर बात में मजा आ रहा हो। प्रधान, धीरे से, उसकी आंखों में एक शरारती चमक, शायद। लेकिन तब तक, इस खेल का मजा तो लेने दो। आर्या उससे दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में वो अनकही भावना उसे रोक रही थी। उसकी नफरत, उसका गुस्सा और वो खिंचाव सब उसे उलझा रहे थे। लेकिन वह प्रधान को कुछ कहे बिना वहां से जाने का फैसला करती है। पर उसकी सांसें अब भी भारी थीं। प्रधान की मुस्कान और उसकी आंखों की गहराई उसे अंदर तक हिला चुकी थी। आर्या उससे दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में वो अनकही भावना उसे रोक रही थी। उसकी नफरत, उसका गुस्सा और वो खिंचाव सब उसे उलझा रहे थे। लेकिन वह प्रधान को कुछ कहे बिना वहां से जाने का फैसला करती है। पर उसकी सांसें अब भी भारी थीं। प्रधान की मुस्कान और उसकी आंखों की गहराई उसे अंदर तक हिला चुकी थी। आर्या बस प्रधान को देती है, और बिना कुछ बोले अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगती है। उसके हाथों को छोड़ दिया था, और वह उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन पहले थे, वह अब गायब हो चुके थे। ऐसा चेहरा था, जैसे वह कुछ छुपा रहा है, कुछ है जो उसे वह दिखाना नहीं चाहता है। आर्या की जाते ही प्रधान अपनी गर्दन तिरछी करके दुर्रानी की तरफ देता है, जो अपना सर झुकाते हुए सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा है। बहुत जल्दी ही उनके बारे में खबर आ जाएगी, और जहां का एड्रेस था वहां पर तो कोई मिला नहीं है। यही कह रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई है। पर एक लड़के से बात हुई थी। तब उसने कहा था कि कुछ आदमी लेकर गए थे, और उन्होंने कहा कि वह उसे करने वाले हैं। पर कुछ आगे का पता उससे पहले ही उसकी माँ वहां पर आ गई, जिसकी वजह से आगे कुछ बात नहीं पाया, और वह बच्चा वहां से भागते हुए चला गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह कुछ करने वाला है, या खुद को छुपाने के लिए वह बहुत सारी चीज कर रहा है, क्योंकि उसे घर के लीगली डॉक्यूमेंट से लेकर कुछ भी यहाँ पर नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट बनाए गए थे, उसे आदमी की तो मौत पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर प्रधान को सोचने लगता है। उसके चेहरे पर कुछ ठंडा एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। वह अपनी नजरें ठंडी उसे पर बरसते हुए, तो इसका आगे कुछ भी नहीं है। बस इतना ही, मेरा आदमी होकर तुम इतना ही काम कर रहे हो, वहां पर वह मरे जा रहा है मुझे काम करवाने के लिए, और यहाँ पर तुम लोग हो जिस काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं आ रही है। या तो कम करो या तो काम छोड़ दो। दोनों में से एक करो। तुम लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है, और तुम लोगों के नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर काम नहीं जल्दी होगा ना, तो तुम सभी के पैरों को काट कर मैं यहीं पर फेंक दूंगा। मुझे नए आदमी में मिलने में कोई वक्त नहीं लगेगा।
इतना कहकर वह वहां से गुस्से में जाने लगता है। दूसरा नहीं ये सुनकर कुछ कहता नहीं है। प्रधान अपनी मर्सिडीज को अपने साथ वहां पर ले जाने लगता है। वहां से ले जाते हुए अपनी परेशानी बड़ी नजरों के साथ, आखिर कहां पर हो सकती हूं तुम, हर तरफ मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मन तो कर रहा है कि सब कुछ जला दूं, पर मैं तब तक शांत नहीं बैठ सकता जब तक तुम मुझे नहीं मिलती। एक बार तुम मुझे मिल जाओ, उसके बाद मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। हर एक को खून के आंसू रुलाऊंगा, और जिसने मुझे जानवर बनाया है उसकी मौत तो ऐसी लिखूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। आज उसी की वजह से हम दोनों अलग हैं। ना तुम मुझे मिल पा रही हो, और ना ही तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है। मैंने उसे वक्त तुम्हें बचाया होता तो आज तुम मेरे पास होती, हम दोनों की एक अच्छी जिंदगी चलती। सब कुछ था हम दोनों के पास, पर बुरी नजर जब लगती है तब सब कुछ खत्म हो गया था। मन करता है सभी को जान से मार दूं। हर किसी ने तुम्हारे आंखों के आंसू लाने की कोशिश की है, और वह ले भी है। नफरत होती है मुझे हर किसी से जो तुम्हें दर्द दे रहे हैं। बस एक बार मिल जाओ, वादा करता हूं जिंदगी की हर एक खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा मेरी छुटकी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वह जितना अपने आप को पत्थर दिल बन है, अगर वह पत्थर दिल होता तो उसके आंखों के आंसू कैसे आते हैं। वह अपनी आंखों को बंद करके खुद को शांत करने लगता और वैसे ही गुस्से में ड्राइविंग करने लगता है। उसके पीछे बहुत सारे आदमी आ रहे थे। वह बिना किसी के प्रवाह की यह वहां से जा रहा था, जैसे सड़क तो उसकी खुद की है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से पैलेस के अंदर वही आदमी बैठा हुआ था। सोफे पर इस समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी उम्र शायद से 80 या 85 तक होगी। वो वहीं बैठा हुआ। सामने उसे आदमी की तरफ देखकर मैंने कहा था, तुम्हें उसे जितना हो सके उतना जल्दी मार दो, पर तुमने उसे अपनी शरण में ले लिया। और अब देखो वह क्या कर रहा है। वह नैनीताल में गया है, और तुम्हें पता है नैनीताल में उसका क्या था। तुम जानते भी हो वहां पर भेजकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो भूला कुछ भी नहीं है, और जो हमने दर्द दिए हैं उसे वो और भी ज्यादा गुस्से में बौखला आया हुआ होगा, और वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं। आदमी का चेहरा ऐसा था जैसे उसे इस बात की कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सिगरेट को अपने होठों पर रखकर, पापा इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? जो चीज है वो होने ही वाली है, कितना भी रोकने की कोशिश करो। और अगर मैं वहां पर भेजता नहीं तो शायद वो खुद भी जाता देखा जाए। तो उसने मेरी परमिशन भी सही से ली नहीं है। उसे जिंदगी जीना है तो उसे जीने दे दीजिए। क्यों उसकी परेशानी को बढ़ते जा रहे हैं? मुझे भी अपनी जिंदगी में दर्द का एहसास होना चाहिए। उसे भी पता चलना चाहिए कि वो कमजोर था, और उसकी कमजोरी की वजह से आज उसके पास कुछ भी नहीं है। जो उसके पास है वह मैंने दिया है। उसे भीख में मिला हुआ वह तोहफा है जिसे उसने संभाला हुआ है। आप इतना ज्यादा सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको ज्यादा दिन तक जीने के लिए मिल सकता है। वैसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप अंधेरे से बाहर भी आने में दिलचस्पी रखते हैं, पर अचानक अंधेरे से बाहर आने की वजह क्या है? वो कहते हुए अपने हाथों में ड्रिंक के गिलास के लिए ड्रिंक करने लगता है। बूढ़ा आदमी यह सुनकर कुछ पल उसके चेहरे को देखा है, फिर अपनी गुस्से भरी आवाज में, इसकी वजह तुम्हें खुद को ही पूछना चाहिए। तुम्हारी ही गलती की सजा हम सभी भुगत रहे हैं। यहां पर तुम ना तो वह सब करते हो और ना ये सब होता। तुमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और यह सब हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी। क्या हुआ? तुम्हारा बिजनेस से लेकर तुम्हारे टेंडर सब हाथों से जा रहे हैं, और ड्रग्स के सप्लाईज तुम्हें करने के लिए कहा था। क्या हुआ? वह भी रुक गए हैं। तुम यहां पर आ गए बेवकूफ की तरह। तुम्हारी बीवी को पता था कि यहां पर आना मुश्किल है और कितना ज्यादा खतरा है, फिर भी आ गई बहू यहां पर। तो फिर अब क्या करने वाले हो तुम? उसके पापा इतना ही कह पाए थे कि वह आदमी अपनी ठंडी आवाज में, अगली बार आपने अगर मेरी बीवी को इस सब में लाने की कोशिश भी की तो मुझे बड़ा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। और वैसे भी मैं बेवकूफ नहीं हूं। यहां पर ऐसे ही आ जाओ। मुझे भी कुछ काम था, कुछ चीज थी जो रह गई थी, उसे भी तो पूरी करनी है। आपकी तरह अंधेरे में छुपाकर किसी और की मदद लेना की, पर मेरी फितरत नहीं है। जो मेरा है उसे मुझे ही पूरा करता हूं। आपकी जरूरत नहीं है इसमें, आप अपना देख लीजिए, क्योंकि बिजनेस का तरीका मेरा है और बिजनेस देने के बारे में पहले सोचना चाहिए था। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी अपने होठों पर मजाकिया भरी मुस्कुराहट के साथ, मतलब तुम्हारा ये कहने का है कि मैं बेवकूफ था जो तुम्हारे हाथों में बिजनेस दे दिया। आदमी रेड वाइन के गिलास को गोल गोल घूमते हुए अपने आईब्रो पर करके, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा आपसे? यह आपकी सोच है?
इस पर मैं तो कुछ कर नहीं सकता। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने रंधावा के गेट पर 2 लाशों को क्यों रख दिया? आने का इनविटेशन दे रहे थे या खुद के ऊपर जाने का इनविटेशन उनसे ले रहे थे? वो बूढ़ा आदमी गुस्से भरी आवाज में, तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया है कि मैं लोगों से डरूं, तुम्हें सबके सर झुकते हैं मेरे सामने। वो तो तुम करते नहीं हो, और दूसरा काम बीवी के पल्लू के पीछे छुप जाते हैं। धनुष राजवंशी के बारे में तुमने बहुत अच्छी तरह से सुना ही होगा। वो कम उम्र में क्या क्या हासिल कर बैठा है, ये पता है तुम्हें? मेरी जगह अपने नाम कर दी, और साथ में उसकी जगह भी अपने नाम कर दी, और आगे जाकर कोई परेशानी ना हो इसके लिए उसके पूरे साम्राज्य को उसने एक ही रात में खत्म कर दिया। उसकी वो गैंग पूरी तरह से खून से लटपट जमीन पर बिखरी हुई थी, और तमाशा देखने के लिए हम सभी को बुलाया था। उसे कहते एक लीडर तुम्हारी तरह कोई गुलाम नहीं है वह। धनुष की इतनी सारी तारीफों को सुनकर वह आदमी अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ, अगर इतना ही ज्यादा प्यार है तो उसे ले लीजिए बेटे के तौर पर, मुझे लगता है कि इससे आप कोई प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। मैं किसी लॉयर से कहकर आपके पेपर्स बनवाने के लिए कह दूंगा। देखा जाए तो वह खुद भी एक लॉयर है, जिसने बहुत सारे खेल खेले हैं, और एक ऐसे खेल में वह शामिल हो गया है, उसके बाद आपको तो पता ही है आपके हाथों में कुछ रहने ही नहीं वाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।